हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं सुजीत शाह भूषण में एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस आज के सेशन में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th के बच्चों के लेके आए 11th के स्टूडेंट्स के लेके आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th के लिए एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने प्लैनेटरी मोशन, उसके बाद सैटेलाइट मोशन पढ़ा था। अब कोई सैटेलाइट जो हमें अर्थ से बाहर भेजना है, अभी तक तो हमने मून पूरे भेजा था और मून जो है आपको पता है अर्थ की ग्रेविटी के अराउंड आता है। लेकिन अगर अब हमें किसी सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर किसी अदर प्लैनेट पर भेजना है तो फिर हमें क्या वेलोसिटी चाहिए होगी। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने जो रॉकेट होते हैं, स्पेसक्राफ्ट होते हैं, उनको अर्थ की ग्रेविटी से फ्री कराने के लिए। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी सीखने से पहले आपको सीखने होंगे कुछ कंसेप्ट जो बीच में आपके थे, मैंने आपको बताए। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन तो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होगी, तो उसको ही ग्रेविटी से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि जो आपका पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से, ठीक है ना, जब हम किसी वस्तु को, कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इन्फिनिटी से, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के किसी पॉइंट में लाते हैं तो हमें एक वर्क करना होता है, वर्क। ठीक है, इन्फिनिटी से, और वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट है, ठीक है ना, ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या कहते हैं, किसी पॉइंट पर जब इनफिनाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं तो एक वर्क डन करना होगा ना आपको। तो जो वर्क डन है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जब हम अनंत से किसी वस्तु को, ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु में लाते हैं तो जो हम टोटल वर्क कर रहे हैं, टोटल कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आइए देखिए, आज हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई वस्तु है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमें अगर निकालनी है तो पहले हमें एज्यूम करना होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी है, उसे हम कहां लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं, स्पेस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर ले जाने में जो हम टोटल वर्क करेंगे, वर्क अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी, अनंत पर, पृथ्वी सतह से अनंत तक ले जाने में जो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से हम बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अर्थ का एक पार्ट बनाया रेडियस से ऊपर। तो जो ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ की सरफेस हो गई। तो इसकी सरफेस पे ए पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं यहाँ पर सी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो हमारा वर्क होगा, यानी कि अर्थ से और उस सी पॉइंट इन्फिनिटी पर ले जाने में जो हमारा वर्क होगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि अर्थ है जिसकी रेडियस आ रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सेंटर से x डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले वर्क निकालना है तो स्मॉल अमाउंट में वर्क निकालते हैं, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमें पता है, वही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे बी, और बी से तब जाएगा वो सी। तो बी से और सी तक के बीच हमारा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसे हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को लेके जाना है ओ से इन्फिनिटी पर, यानी कि अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पर लेके जाना है। तो पहले हम उसे बी पॉइंट पर छोड़ेंगे और तब बी से कहां लेके जाएंगे, सी, स्मॉल।
तो हमने कहा कि वो डिस्प्लेसमेंट है x डेल्टा x, क्योंकि हमें पता है हमारा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो तो x है, लेकिन हम स्मॉल अमाउंट में पहले निकालें। क्लियर? अर्थ की रेडियस हो गई आपकी r। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क। वी नो दैट, क्योंकि वर्क निकालना है, वी नो दैट वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए वर्क पहले मैं स्मॉल अमाउंट का निकालूंगा, dw इज इक्वल टू फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट हमने जो स्मॉल किया है वो है डेल्टा x। ठीक है ना, पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फोर्स कितना लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स हमें मालूम है। अब देखिए आपको निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल वर्क, ये सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क। अब टोटल निकालना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट वहां पर बनेंगे उन सब पॉइंट को आपको ऐड करना हो, और फिजिक्स में ऐड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आप जानते हैं W, तो W निकालना है तो आपको dW का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। जो dW है ये दो पॉइंट के बीच का स्मॉल वर्क। क्लियर? इस तरीके से सबके पॉइंट के बीच जो वर्क निकलेगा वो वही तो निकलेगा, F into dx, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क निकालना है तो इन सब पॉइंट्स को ऐड करना होता है, इन सब पॉइंट्स पर जो निकला होगा वर्क उन सबको ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं इस बारे में। तो टोटल वर्क निकालना है तो ये स्मॉल जो वर्क निकाला है आपने उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो एक लिमिट्स के अंदर है। ठीक है, लिमिट्स क्या है कि इस RE डिस्टेंस से हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी पर, तो दो फिक्स डिस्टेंस के बीच हो रहा है वर्क, RE डिस्टेंस से इन्फिनिटी। क्लियर? तो जब दो फिक्स वैल्यू के बीच वर्क होता है या कोई भी काम हो रहा है तो जो उसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना, आपको पता है पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा, तो उसके लिए हमें लिमिट्स लेनी होती है। क्लियर? तो हमारी लोअर लिमिट कहाँ है, कहाँ से लेके जा रहे हैं, अर्थ की रेडियस, और कहाँ लेके जाना है, इनफिनाइट। तो लोअर लिमिट हो जाएगी RE, और अपर लिमिट जहां लेके जाना है हो जाएगा अपर लिमिट, इनफिनाइट। तो आइए वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट RE टू इंफिनिटी dW, dW का वैल्यू है ये F डॉट dx, डेल x यानी ये। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, F का वैल्यू लिखना है। F का वैल्यू क्या होता है बच्चा, GMEM बाई R, लेकिन R कहाँ है, R तो x है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, जो ऑब्जेक्ट लेके गए हम यहाँ छोड़ा आपने, m मास का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो MEM ही तो रहेगा, MEM जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आज दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर होगा। तो आइए रखिए इस वैल्यू, W is equal to integration under the limit RE to infinity F का वैल्यू है GMEM डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू डेल्टा x, ये। क्लियर? अब जब भी आप इंटीग्रेशन करो तो याद रखिएगा जो वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाती है। तो W is equal to G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट। ये तीनों की तीनों वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज थोड़ी नहीं होगी, कांस्टेंट रहेंगे ना, तो बाहर GMEM बाहर, x नहीं निकलेगा बाहर क्योंकि x डिस्टेंस है, वो हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी, अपॉन में तो अपॉन x स्क्वायर डेल्टा x। क्लियर? अब देखिए कितना सिंपल सा फिनोमेना है, GME एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले देखो क्या करना है, इसको ऊपर भेज दीजिए, ये x की पावर 2 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, x की पावर -2 डेल्टा x। क्लियर? आई होप कितना आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए W इज इक्वल टू W मींस वर्क, GMEM। क्लियर? अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, आपको सिखाया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये देखो
आपको एक सिखाए थे x dx इज इक्वल टू x की पावर n बाई n। तो एक पावर ये तो कितना हो गया 2, x की पावर 2 बाई 2। ये कंसेप्ट लगाना होता है यहाँ पर। तो देखिए ये 2 है और ये 1 है, -2 और +1 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x की पावर -1 बाई -1 लिमिट्स r टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये -2 है, ये 1 है, इंटू कर दीजिए, x कॉमन आ जाएगा, -2 और +1 -1 बेसिक्स पर -1 निकाल दो बाहर, माइनस आ जाएगा यार, अब बचेगा सिर्फ x की पावर -1 इन्फिनिटी। वो -1 मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि वो माइनस यहाँ आ गया, -gme m x की पावर -1 है, अपॉन में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 1, ये तो होगा। अभी x की पावर 2 था, ऊपर लेके गए तो माइनस हो गया, वापस नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x की पावर -1 को मैं अपॉन में लेके गया प्लस हो जाएगा, आर और इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट सिखाया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखनी है और एक बार लोअर लिमिट रखनी है। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, -gmem x की जगह अपर लिमिट रखिए 1/infinity माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए 1/re, तो w इज इक्वल टू -gmem 1/infinity का वैल्यू कितना होता है 0 -1/re। तो आपको पता है 1/re में से 0 गए तो कितना बचेगा -1/re, माइनस माइनस, चलो कोई बात नहीं कर लो, -gmem, अब यहाँ पर बच जाएगा -1/re, ये ठीक है। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो कितना आएगा आंसर g इज इक्वल टू सॉरी w इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू gmem 1 जा gmem डिवाइड बाय re, और माइनस माइनस का प्लस, तो ये निकल गया आपका वर्क। अब वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वर्क इज इक्वल टू gmem निकला, तो यही इसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी u re जूल। ये है अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पहले हमें उसे ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है, अपोजिट करना है। तो ये ऊपर ले जाने के लिए थी, तो अर्थ सरफेस पर भी इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, बस फर्क क्या आएगा कि उसको हमें अपोजिट करना होगा। ऊपर ले जाने के लिए कितनी आई gmem/re, तो अगर वो चीज नीचे के लिए करना पड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है माइनस, बस कुछ नहीं करना, ये u के आगे से क्या लगा देना है माइनस का साइन, ये w इज इक्वल टू -u, ये u इज इक्वल टू -w, माइनस वर्क करना पड़ेगा अपोजिट। ये आपने ऊपर के लिए किया, तो अर्थ सरफेस पर निकाल रहे हैं तो वो एनर्जी, इस एनर्जी का क्या होगा नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि u इज इक्वल टू कितना होगा -gmem/re, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना होगा ना एनर्जी निकालने के लिए, तो अपोजिट विपरीत जाना है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से निकालना। तो कितना सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकालना है तो पहले स्मॉल वर्क निकालना होता है dw, जब वो स्मॉल मिल जाए तो आपको पता चल जाता है कि सारे पॉइंट पर उतना ही स्मॉल है, तो टोटल निकालना तो सब पॉइंट के स्मॉल वर्क को ऐड करना होता है। तो ऐड करने का मतलब फिजिक्स में इंटीग्रेशन, क्लियर। लेकिन देखना है कि अगर दो फिक्स वैल्यू के बीच अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेट कहते हैं, तो उसको लिमिट के अंदर सॉल्व करना है। तो जैसे दो फिक्स डिस्टेंस थी, एक re और इन्फिनिटी था, यहाँ re से इन्फिनिटी पर ले जाना था, दो फिक्स चीजें हैं, तो इस फिक्स चीज के बीच मैंने इंटीग्रेट किया, वैल्यूज रखी, क्लियर। जो
क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनका कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर निकल जाते हैं। बाकी ये फैक्टर था, आपने इसको ऊपर भेजा -2, इसको मेथड लगा के इंटीग्रेशन किया आप लोगों ने। अब देखो जब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया आप लोगों ने, दोबारा इंटीग्रेशन का साइन मत लगाना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बस -1 को आपने बाहर ले लिया, जो -1 था उसको नीचे भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो इस तरीके से आपको एनर्जी मिल जाएगी। हमारी एनर्जी पॉजिटिव में आई क्योंकि हम ऊपर ले गए, लेकिन टॉपिक लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर भी उतनी एनर्जी होगी, बस काहे में होगी, अपोजिट में, माइनस में। आगे बात समझ में? तो ये सिंपल सा टॉपिक था। तो ये मैंने इसलिए कराया आपको ताकि मैं आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ा सकूं, क्योंकि बिना एनर्जी के अब ऊपर भेजने की एनर्जी आपको पता चल गई है, तो जब एनर्जी पता चल गई तो अब वेलोसिटी भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, एस्केप वेलोसिटी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको हमने अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, यस, तो जिसके लिए हमने वो एनर्जी निकाली वो हमारा मेन टॉपिक था एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा एस्केप एनर्जी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऊपर फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो वो क्या जाता है वापस नीचे, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसे अर्थ की ओर क्या कर देती है, खींच लेती है। तो अगर ऐसा ही कंसेप्ट रहता तो फिर हम अर्थ को छोड़कर अदर प्लैनेट्स पर कैसे जा पाते, या फ्री स्पेस में कैसे हम ट्रेवल कर पाते, क्लियर। तो फिर हमें एक वेलोसिटी यहां पर फाइंड हुई कि अगर इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटी में वापस कभी आ नहीं पाए। तो जो वो वेलोसिटी है जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी को पार करके बाहर चले जाता है, अर्थ उस पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं पाती, उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और जो एनर्जी, जो रिक्वायर एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप होने के लिए, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी को पार करने के लिए, उसे एस्केप एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वह न्यूनतम मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को देते हैं, किसी पिंड को देते हैं और उसे ऊपर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक देते हैं तो वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को पार कर देता है और दोबारा अर्थ पर नहीं लौटता। तो जिस वेग से हमने उसको ऊपर फेंका उसी वेग को कहते हैं फ्लाइट वेग, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो कितनी इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ये हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कि मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी देनी होती है जिससे वो यहां से एस्केप हो जाए अर्थ के ग्रेविटेशन से, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए, वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिखाए थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उसको एक एनर्जी चाहिए होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ऊपर ले जा रहे हैं इट मींस वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, वैसे ही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी निकाली थी हम लोगों ने अभी, GME m डिवाइड बाय RE, ये कैलकुलेट किया हमने अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी भी है उसकी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ही किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, उस m मास वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये अब ऊपर जा रहा है तो एक वेलोसिटी से जा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन कर रहा है ऊपर की ओर, तो ve इसलिए लिखा जा रहा है, वही एस्केप वेलोसिटी है उसकी, क्लियर। हाफ mv, v², m का मतलब मास वो ऑब्जेक्ट का जो ऊपर जा रहा है, और v क्या है, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको एस्केप करने जा रहे हैं तो इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। v, m से आपका m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर बचेगा GME डिवाइड बाय RE इज इक्वल टू हाफ v², क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या प्रोसीजर करना है आप लोग को,
आपको निकालना है v, तो कितना सिंपल है, देखिए 2 का इंटू कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2GME और डिवाइड में क्या बचेगा RE और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा v स्क्वायर बन जाए v स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, कुछ नहीं किया आपने, बस 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर इसके साथ ये। अब आपको s की वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि v का वैल्यू निकालना है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हट जाएगा, लग जाएगा रूट, तो ve इज इक्वल टू ve, इट मींस s की वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2GME डिवाइड बाय RE। क्लियर। अब देखिए इतने सारे डेरिवेशन पढ़े आप लोगों ने, उन सब में आपने एक वैल्यू देखी GME, तो GME का वैल्यू क्या होता था माय डियर स्टूडेंट, GRE स्क्वायर। तो जिसने देखा वो पुरानी वीडियो देख करके पता कर सकता है कि ये GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अंडर रूट 2GRE स्क्वायर डिवाइड बाय RE, तो देखिए RE से RE क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना बचा अंडर रूट 2GRE, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया s की वेलोसिटी निकालने का। अब देखिए g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वैल्यू 9.8 RE 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। RE रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना किलोमीटर होता है 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। मीटर में बदलिए, मीटर में बदलना चाहिए जब भी न्यूमेरिकली कर रहे हैं, तो 1000 का इंटू, तो कितना हो जाएगा 3 जीरो और ऐड कर लीजिए, बस यहाँ पर पॉइंट होगा, ये पॉइंट खिसका के ले जाओ इधर, तो क्या बन जाएगा ये 6.4, ठीक है ना। ये पॉइंट में यहाँ से खिसका के यहाँ लेके चले जाओ, छोटा बनाया मैं डिजिट को 6.4, अब कितने डिजिट लेके गया मैं पॉइंट को 6 डिजिट ये, ठीक है। तो जब भी पॉइंट आप इधर के लेके जाओ तो पावर पीछे पॉजिटिव में आती है, तो ये मीटर में बदल गया, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ निकल गया, ये 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। रखिए दोनों की दोनों वैल्यूज को, तो v is equal to under root 2 into g 9.8 into re 6.4 into 10 की पावर है आपका 6, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को, 9.8 और 2 को इंटू करिए, 2 8 जा 16, 16 का 6 क्या लगा 1, तो 98 में 1 19, तो 19.6, तो जो आपका 2 और 9.8 को इंटू करके आया हुआ है 19.6 इंटू अभी भी बचा है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है यार। आइए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 19.6 6.4, 4 6 से 24 क्या लगा आपका 2, 4 9 से 36 और 2 38 का 8 क्या लगा 3, 4 1 से 4 और 3 7, 6 6 जा 36 का 6 क्या लगा आपका 3, 9 6 जा 54 और 3 होता है आपका 57 क्या लगा आपका 5, 6 1 जा 6 और 5 कितना होता है आपका 11, क्या जाएगा आपका 4, 8 और 6 14 का 4 क्या लगा 1, 7 और 7 14 और 15 का 5 क्या लगा 1, 1 और 1 2 और 1 पॉइंट है आपके एक और एक दो डिजिट, तो 125.44। इसके वेलोसिटी अंडर रूट 125.44 into 10 की पावर 6। तो यहां तक आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया हो। अब देखिए यहां से आगे कितना सिंपल है, यस। अब देखिए बच्चों यहां से आगे समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब हमको रूट निकालना है इसका, तो आपको पता ही है 125 लिखा है, पॉइंट के बाद की बात छोड़िए, 125 125, तो आपको पता है 11 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121, 12 12 का कितना होता है 144, तो 144 तो नहीं है, तो 12 तो आंसर आएगा नहीं, तो 125 यानी कि 11 का होता है 121, तो 11 के अंदर ही आएगा, तो 11 लेकिन पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो 11 का होता है 121 121, तो ये 125 से थोड़ा ही ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा है 11 से, तो 11.2, ठीक है ना 11.2, तो इसका जो रूट होगा वो कितना होगा 11.2। 10 की पावर 6 का रूट कितना होता है, पावर वाले में पावर आधा कर लेते हैं, तो 6 का आधा कितना होता है 10 की पावर 3, बस सिंपल सा।
क्लियर? तो आपको पता है 11.2 इंटू 10 की पावर जो 3 था, ये आपका मीटर में आंसर था। काय में था बच्चा? मीटर में। अब आपको पता है 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 10 की पावर 3 की जगह पर किलोमीटर लिख सकता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकेंगे ऊपर, तो फ्रेंड्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटी में लौट करके नहीं आएगा, बल्कि अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर देगा? पार कर देगा। तो ये होती है एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा इसको, जब भी कोई भी सैटेलाइट हम यहाँ से लॉन्च करते हैं जिसको अर्थ के अराउंड नहीं भेजना है, मून पर नहीं भेजना है, अदर प्लेनेट पर भेजना है, तो मिनिमम वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाकर के अर्थ की ग्रेविटी को पार कर पाएगा। मैक्सिमम तो हम कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम इतने देंगे। क्लियर? लेकिन अगर अर्थ की ऑर्बिट में हमें किसी को इंस्टॉल करना है, किसी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाना है, तो इस वेलोसिटी से नहीं भेजेंगे उसको, फिर ये वाली वेलोसिटी देंगे तो क्या कर देगा? अर्थ को पार कर देगा ना, तो ये नहीं देनी है। ठीक है, तो अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराना है तो इससे कम होनी चाहिए, लेकिन अर्थ से आगे भेजना है, अगर अर्थ की ग्रेविटी को पार करके किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजना है या स्पेस में कहीं भी भेजना है, तो कम से कम मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तब जाके वो अर्थ को क्या कर पाएगा? पार कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ऐसी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, किसी ऑब्जेक्ट को दे, मतलब ऐसी वेलोसिटी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर ले? पार कर ले और दोबारा अर्थ की ग्रेविटेशन में लौट करके ना। तो सिंपल सा कांसेप्ट था। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी वीडियोस आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये कांसेप्ट था आपका। ठीक है ना, बाकी अब थोड़ा सैटेलाइट के बारे में बताएंगे आपको कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, पोलर सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है ना, थोड़ा ये कुछ जो आपके पास आपको जानने लायक चीजें वो बताएंगे। तब उसके बाद जो है कि आपका जो अगला यूनिट है वो हम बताएंगे 11। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।